आप सभी लोगों ने अभी भी वो मुक्ता सार्वे का निबंध आपने रीड किया, कुछ लोगों ने पहले भी रीड किया था, लेकिन जिन लोगों ने पहले रीड नहीं किया था उन लोगों को मैं बहुत ही काइंड रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो ऐसे है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार उसको पढ़ना चाहिए। क्योंकि उस समय की जो हालात थे, 1855 की जो हालात थी, उस समय में हमारे भारत की जो सिचुएशन थी, सोशल सिचुएशन थी, इकोनॉमिकल कंडीशन थी, इन सभी कंडीशन में मुक्ता एक ऐसी छात्र थी जो बहुत ही निम्न जाति के समाज से आई थी। उसकी आयु, जब उसने ये ऐसे लिखा, निबंध उसने लिखा, तो उसकी आयु लगभग 14 साल थी और उसकी शिक्षा लगभग तीन साल वो पढ़ी थी, यानी तीसरी तक वो पढ़ी थी। और वो जो समाज था, पर्टिकुलरली इन महाराष्ट्र, द सिचुएशन ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस, उस सभी कंडीशन को बहुत ही अच्छी तरह से मुक्ता बयान करती है। मुक्ता का विशेष रूप से ये महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि उस जमाने में 1855 में जब कोई बात नहीं करता था, सब लोग अपने ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार को बयान नहीं करते थे, बल्कि वो सहते थे। और उस समय महाराष्ट्र की जो सत्ता थी, वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य का निर्माण किया था महाराष्ट्र में, छत्रपति शिवाजी की महाराज के बाद में जो पेशवाई सत्ता आई महाराष्ट्र में, पेशवा एक नाम है, जैसा छत्रपति वैसा पेशवा एक पद है, एक नामाभिमान है। तो उस पेशवा की सत्ताओं ने महाराष्ट्र के बहुत सारे निम्न जाति के लोगों को बहुत ही बुरी तरह से प्रताड़ने की कोशिश की। इस तरह का एडमिशन चलाया, एक जाति के लिए ही उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, और जो बाकी जाति के लोग थे उनको पशु जैसा व्यवहार करने को उन्होंने मजबूर कर दिया। इंसान और पशु में कोई फर्क न समझने वाले इस सत्ता को मुक्ता ने सबसे पहले सामने लाने की कोशिश की। और ये उस समय की बात है जहां महाराष्ट्र में एक बहुत ही बड़े समाज सुधारक काम कर रहे थे, जिनका नाम आप लोगों ने सुना है, महात्मा ज्योतिबा फुले और उनके धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले। इन फुले दाम्पत्य ने पूरे भारत की सबसे पहली स्कूल निकाली, ये तो आपको पता ही होगा। 1848 की ये बात है, जो भारत की सबसे पहली स्पेशल लेडीज स्कूल उन्होंने पुणे में बनाई थी। लेकिन यह दौर यहां भी खत्म नहीं हुआ। जब महात्मा फुले को समझ में आया कि ये जो लड़कियों का स्कूल है, तो उसमें तो कुछ बड़े बड़े जाति के लोग लड़के आती थी, लेकिन उन समाज का क्या? उन्होंने एक जनरल स्कूल शुरू किया पहले 1848 में जनरल स्कूल, हाँ, लेकिन उसमें पढ़ने वाले उच्च समाज की लड़कियां थी, हाँ, ओनली, हाँ, अपार्ट फ्रॉम लेडीज हाँ, सब महिलाओं के लिए, लड़कियां थी। हाँ। बाद में उनके समझ में आ गया कि और भी ऐसा एक क्लास है जो बहुत ही डाउन ट्रोडन है, बहुत ही उत्पीड़न से वो बहुत ही पीड़ा हुआ है, और उसे हम शूद्र के भी आगे वाला क्लास कह सकते हैं, जिसको खुद महात्मा फुले ने पंचम क्लास कहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो चार आपको मालूम है, लेकिन उससे ही आगे एक और था जिसको ना समाज में स्थान था, ना गांव में गांव में। अस्पृश्य तो यूज किया है ना, अनटचेबल फुले ने यूज किया है, अनटचेबल यूज किया है। तो उन लोगों के लिए स्कूल बनाया ज्योतिबा फुले ने, और उस स्कूल में वो जमाना ऐसा था कि स्कूल में लड़कियां आती नहीं थी, बालिका आती नहीं थी, क्योंकि लड़कियों को स्कूल में डालना बहुत ही अपराध माना जाता था इस धर्म व्यवस्था में। उस जमाने की बात है। और ये उस समय में लहूजी साल्वे नामक समाज सुधारक ने महाराष्ट्र में पुणे के सभी गांव में जाकर, घर घर में जाकर बताया कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और ज्योतिबा फुले ने जो स्कूल बनाए हैं आप सब के लिए बनाए हैं, इसलिए उस स्कूल में जाओ। और अपने ही फैमिली की एक लड़की मुक्ता को उन्होंने स्कूल में दर्ज करवाया, जो मुक्ता उस समाज में एक ऐसी
लड़की बाद में पहचानने लगी कि उन्होंने समाज का पूरा आकलन उसके दिमाग में आ गया और उसका जो प्रेजेंटेशन है वो उस ऐसे में है, वो निबंध में है। निबंध मराठी में या किसी भी लैंग्वेज में आपको मालूम है ऐसे जो है तो बहुत ही थोड़ा सा हार्ड लिटरेचर समझा जाता है, हार्ड पोएम जैसा जो अच्छा नहीं है, वो सिंपल भी नहीं है, लेकिन ऐसे जैसा हार्ड लिटरेचर उन्होंने अपनाया और उसके हर शब्द में एक नया विचार देने की उसने कोशिश की है। आपको मालूम है कि उस समाज में जो पिछले जाति के लोग थे, वो पिछले जाति के लोगों को समाज में किसी तरह का सम्मान दर्जा नहीं था, पानी पीने का भी उनको अधिकार नहीं था, मंदिर में जाने की तो दूर की बात, गांव-गांव में उनकी बस्तियां अलग से बसी हुई थी और उनको और पशु को एक समान दर्जा माना गया था। पशु से भी बढ़कर उनको बहुत ही बुरी हालात पे उस समय अपना जीवन सहना पड़ता था। और उस समय में मुक्ता ने ये सबसे पहले लिखा। लिखित डॉक्यूमेंट से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है हमारी हिस्ट्री में भी और किसी भी लैंग्वेज की हिस्ट्री में भी, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन बना रहता है। और इसलिए मुक्ता ने लिखा कि हमारे जीवन में हमारा कौन सा धर्म है, अगर हम जिस धर्म का हम अनुसरण कर रहे हैं उस धर्म ग्रंथों को पढ़ने की हमें इजाजत नहीं है, और जिस धर्म ग्रंथ को आप पढ़ने की हमें इजाजत नहीं है तो जाहिर है कि हमें धर्म नहीं है, हमें धर्म नहीं है। जिस तरह उसने वो एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि जिस तरह क्रिश्चियन लोग बाइबल को पढ़ते हैं, मुसलमान लोग कुरान को पढ़ते हैं और इसलिए उनका वो धर्म होता है, जबकि ब्राह्मण लोग वेद को पढ़ते हैं, लेकिन वेद को पढ़ने का कोई भी अधिकार इस समाज के अछूत लोगों को नहीं था। अगर धर्म ग्रंथ पढ़ने का अधिकार नहीं है तो जाहिर है हमें धर्म नहीं है। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट कोट मुक्ता करती है, जो उस समाज में पहली बार किसी ने मध्यकाल में किया था, जबकि प्राचीन काल में गौतम बुद्ध ने किया था, चारवाक ने किया था, कबीर ने किया था। उसी को दोहराते हुए मुक्ता बोलती है कि हमें धर्म नहीं है, हमें मतलब इस समाज के उत्पीड़ित लोगों को धर्म नहीं है। और अगर धर्म होता तो धर्म के रिवाज के तौर पर चलने की, पढ़ने की उन्हें इजाजत होती। तो यह सबसे पहले मुक्ता बयान करती है। दूसरी बात मुक्ता ये बोलती है कि हमारे समाज में जो परंपरा है, जो रूढ़ी है, और वो पर्टिकुलरली लेडीज में स्त्री के जीवन पर कितने सारे जुल्म होते हैं, ये भी उन्होंने उस ऐसे में बताया है। हमारे समाज में अगर हम देखा जाए तो लेडीज के या वुमेन्स हिस्ट्री में दो तरह के पहलू हमें नजर आते हैं। एक पहलू ऐसा है जो ऊपर क्लास के, अपर क्लास के महिलाओं की कंडीशन बताता है, लेकिन एक ऐसा भी पहलू है जो दलितों से भी बहुत ही बुरी हालत उस समाज के स्त्रियों की थी, महिलाओं की थी। दलित महिलाओं के क्षेत्र अलग है, उनका अधिकार अलग है, उनका स्थान अलग है, और उच्च वर्गीय अपर क्लास के महिलाओं का स्थान अलग है, उनके क्वेश्चन अलग है, उनका क्वेश्चन अलग है। और उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया कि जब ये गरीब समाज की वुमेन्स, बहुत सारे उनके जीवन में प्रॉब्लम आते हैं, और इस तरह समाज में जो आर्थिक दुर्बलता आती है उसका मूल कारण अगर जाने तो उन्होंने बताया कि शिक्षा है। जिस समाज में शिक्षा नहीं है वो समाज पूरी तरह से सोशियली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड बनता है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बाद में बताया, और वही बाबा साहब अम्बेडकर के शिक्षा का मूलाधार हम मानते हैं। उसी को मुक्ता ने 1855 में बयान की, और उन्होंने बताया कि समाज में जो छूत अछूत लोग हैं, ये इसमें भी और कई दायरे नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यही लोग जातिवाद को आगे बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि जिनको रहने के लिए घर नहीं है, जिनको जमीन खेती नहीं है, उनके भी दिल में जातिवाद रहता है। यानी एक दायरा है, एक ऐसा स्टेज है कि उनमें छोटी छोटी जातियों को भी लगता है कि मैं उसके आगे हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपर क्लास में ही जातिवाद पनपा रहा है, नीचे वाले जाति में भी ऐसा ही आज भी हम देखते हैं, ऐसा नहीं है। ग्रेडेड इनइक्वालिटी, अम्बेडकर
ने ग्रेडेड इनइक्वालिटी शब्द यूज किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन समाज के लिए काम किया उनमें तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 59 जातियां हैं जो एससी के शेड्यूल में आती है, 59। लेकिन 59 में भी एक ऐसा एक क्या स्टेप है जो एक जाति को दूसरी जाति से आगे या बड़ा बनता है। और ये जो है ये जमाना उस जमाने में जो ऐसा था, मुक्ता ने बताया कि महाराष्ट्र में पर्टिकुलर म्हार और मांग जो निम्न जातियां है उनमें भी तरह तरह का संघर्ष होता है, ये उन्होंने किया। और इसे आगे चलकर मुक्ता बताती है जिस तरह महात्मा ज्योतिबा फुले ने बताया कि हमारे देश में जो अंग्रेजों का शासन रहा, ये अंग्रेजों का शासन हमारे भारत में कुछ लोगों को न्याय, मानवता, बंधुता, मानवता और सभी की ज्ञान देने का काम ब्रिटिश काल में, आंग्ल काल में बहुत अच्छी तरह से हुआ। शिक्षा का जो अधिकार जो बहुत लिमिटेड था हमारे धर्म व्यवस्था में, वो ब्रिटिश सत्ता में सभी को मिला। और जो नौकरियों का भी, नौकरी करने का अधिकार, जो मिलिट्री में जो एडमिशन मिला बाबा साहब अम्बेडकर की फैमिली के बारे में आप जानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जो इतने महान बने उसका एक कारण ये भी है कि उनकी फैमिली बिलोंग टू मिलिट्री फैमिली। जो मिलिट्री में काम करने का अधिकार ब्रिटिशों ने हमारे भारत में दिया। उन्होंने जातिवाद नहीं देखा, धर्मवाद नहीं देखा, उन्होंने हर इंसान की काबिलियत देखी और उनको क्षेत्र में उन्होंने ब्रिटिशों ने दर्जा दिया। और इसलिए ब्रिटिश लोगों का शासन जो है तो भारत में सबसे पहले न्याय का प्रावधान बनाने का कोशिश करता है, लिबर्टी को उजागर करता है और इक्वालिटी को भी वो अच्छी तरह से मानता है। तो ये जो फ्रांस रेवोल्यूशन में 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो हमने पढ़े थे, स्वतंत्र, समता, बंधुता, न्याय, ये जो मूल्य है जो विश्व को आप उजागर कर रहे हैं, इस मूल्य को ब्रिटिश सत्ता में भारत को चांस मिला, न्याय मिला और इसका बहुत ही अच्छी गौरवपूर्ण उल्लेख मुक्ता करती है। इससे पहले जब ब्रिटिश नहीं थे तब कुछ लोगों को इतने सारे लिमिटेशन से जीना पड़ता था। मान लो कि एक अच्छा ऐसा कुछ अच्छे कपड़े हो, चाहे अच्छे कपड़े हो, अच्छे जूते हो, नहीं पहन सकते थे। जिसकी इकोनॉमिकल कंडीशन है वो भी नहीं पहन सकते थे, क्योंकि हाँ, इसको थोड़ा सा आपका जो किताब है उसके बारे में आप थोड़ा बात करना चाहेंगे क्या? आप क्या वही अच्छा, वो जो मुक्ता का जो ऐसे है वही का मैं चिकित्सा कर रहा हूँ, विश्लेषण कर रहा हूँ, जो मेरे आगे वाले बुक में भी आ रही है। यही है मेरा एक आगे वाला बुक आया है। बुक का नाम है मुक्ता क्या कहती है। उन्होंने जो ऐसे में कहा है उस ऐसे का हर वर्ड का हर शब्द का विश्लेषण करके उस समाज की कंडीशन क्या थी, आज की समाज की कंडीशन क्या है, बाबा साहब क्या कहते थे, शाहू महाराज क्या कहते थे, फुले क्या कहते थे और मुक्ता क्या कहती है, ये सब कुछ जोड़ने का काम मेरे नए बुक में आ रहा है। और इस तरह मुक्ता के निबंध का जो सबसे अच्छा वाला सारांश अगर हम समरी में अगर बताया जाए तो कहती है कि समाज जो है वो पिछड़ा समाज उनको रोग हुआ है। कौन सा रोग हुआ है? अज्ञान का रोग हुआ है। अज्ञान का मतलब खाली पढ़ाई लिखाई ऐसा नहीं है। अज्ञान का मतलब है समझना, परखना, सत्य को परखना, न्याय को परखना, विज्ञान को परखना, अंधश्रद्धा को परखना, श्रद्धा को परखना, इंसानियत को परखना। ये परखने का ज्ञान, जिस समाज में परखने का ज्ञान आ जाएगा वो समाज आगे बढ़ेगा। और इस समाज में जो बहुजन समाज है उस समाज के अज्ञान का मुख्य कारण है ये सब हालात, और इस हालात से आगे गुजरने का एकमात्र मैं सिर्फ मुझे ये लगता है कि ऐसे का तो वो उनको समझ भी है, समझ में भी आएगा, पढ़ा भी है, लेकिन ये मुक्ता जो पर्सोना है, जो ये है, तो आपने तो उन पे बुक लिखा है, इनके बारे में तो बहुत लोगों को मालूम नहीं था, आपने बताया वो कि इनकी क्या थी, लेकिन वो उनके बारे में कुछ आप, मुझे लगता है कि एज ए हिस्टोरियन वो आपका अच्छा कंट्रीब्यूशन है कि आप वो मुक्ता साळवे के पर्सोना को लेके कुछ बात करेंगे तो पता चलेगा कि वो कौन थी, क्या पढ़ रही थी, कहाँ ये लिख रही है, वो कैसे लिखा है, ये जिसको आप बोल रहे हैं कि नॉलेज, तो ये कैसे उसको शी माइट हैव बीन रीडिंग समवन, सो बीइंग इन
फुल स्कूल इज नॉट इनफ शी, तो इसको कुछ किया होगा, उन्होंने पढ़ा होगा, इसका कुछ है क्या इन्फॉर्मेशन? नहीं, एक्चुअली क्या है, हमारे हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे ऐसे कुछ ये है सवाल है जिनका आंसर हमें पता नहीं है। मुक्ता के बारे में भी ऐसा ही है सर। मुक्ता साल्वे लोहजी साल्वे की पोती थी, इतना ही आता है। उसके पिता का नाम शिवजी था। वो महात्मा फुले के स्कूल में पढ़ती थी और वो तीसरी तक पढ़ती थी। उसकी उम्र 14 साल थी। उन्होंने ये ऐसे लिखा, जो ऐसे दो भागों में ज्ञानोदय नामक एक जर्नल में पब्लिश हुआ। को ज्ञानोदय कौन पब्लिश करता था? ज्ञानोदय वो उसके एक एडिटोरियल बोर्ड था जो अहमदनगर में था। एक नाम नहीं है, वो बहुत सारे नाम हैं। हाँ। तो उसमें 2 भागों में उन्होंने वो पब्लिश किया। इसके बाद यही ऐसे पुणे शहराचे वर्णन नामक पुणे का एक बुक लिखा गया। हाँ, वेरी गुड। जो वावी जोशी हाँ, ने वावी जोशी ने लिखा। हाँ। तो जोशी ने पुणे शहराचे वर्णन इस मराठी बुक में उस समय उस निबंध का उन्होंने विश्लेषण उसमें किया और इस निबंध को 3000 लोगों के सामने पढ़ा गया, जिसमें ज्योतिबा फुले का सम्मान किया उसी समारोह में। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। 3000 लोगों के सामने उस निबंध को पढ़ा गया। इस निबंध को। और क्या टाइम होगा? और वो उसी टाइम में 1853-54 में। और इस निबंध को पढ़ने के बाद ये निबंध उस पुणे के सभी स्कूलों में मुक्ता का नंबर पहला आ गया। So it was part of public discourse. या और आगे वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब वो निबंध पहला आ गया और वहाँ के जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, ब्रिटिश गवर्नर नॉट जनरल, प्रांत के लिए गवर्नर थे और ऑल इंडिया के लिए गवर्नर जनरल थे, आपको मालूम है। तो उस पुणे के गवर्नर ने एल्फस्टन नाम, उनके जो प्रतिनिधि वहाँ प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने उनको चॉकलेट देने की कोशिश की मुक्ता को। चॉकलेट ये उस समय की बहुत बड़ी चीज है, अभी तो हम कॉमन बन गए। लेकिन उन्होंने कहा आई हैव नो चॉकलेट। उन्होंने कहा मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, हमें बुक चाहिए। ये उनका क्रिएशन था, ये उनका जवाब था। और इसी को ब्रिटिश सत्ता ने बहुत अच्छी तरह से इस मुद्दे को पॉइंट आउट किया और बाद में ग्रंथालय का जो मूवमेंट, लाइब्रेरी का मूवमेंट जो बन गया हमारे इंडिया में, तो उसका उसकी एक वजह मुक्ता का ये सेंटेंस भी है। और मुक्ता के इस पूरे निबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानवता का हिस्सा है। और आज के बहुजन समाज के लोगों के लिए तो उसका एक वर्ड बहुत ही क्रांतिकारी हो सकता है। अगर ये समाज के हर गांव में और हर समाज के हर क्षेत्र में अगर इस ऐसे का गोशवारा समरी हम अगर बता दिए तो ये बहुत ही बड़ा काम होगा। और इसी को मुक्ता साल्वे का ये निबंध का पूरा उसका क्रिटिसाइज करके मेरे बुक में आ रहा है। वो बुक बाद में आपको मिल ही जाएगा। सर वो बहुत ही हमें मार्गदर्शन करते हैं उसके बारे में। उनको और आपकी लाइब्रेरी को भी ये बुक मैं ज़रूर भिजवा दूंगा। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से भारत के सबसे अच्छे वाले ANU में, हम तो बहुत ही रूरल एरिया से आए हैं, सर को मालूम है। एक तहसील के कॉलेज में पढ़े हुए हम और आज प्रोफेसर बन गए हैं। और JNU का जो नाम है JNU उसका एक बहुत ही अट्रैक्शन पूरी दुनिया के